उषा एक गरीब वड़ा पाव वाली थी। उसके शौहर अपाहिज थे, इसीलिए वो वड़ा पाव बनाकर बेचा करती थी। वड़ा पाव, गर्मा गर्म वड़ा पाव। बेहद कम लोग उसकी आवाज सुनकर उसका वड़ा पाव खाने आते थे। उषा के वड़े मजेदार होते थे और वो अक्सर परेशान होकर घर वापस आती। क्या हुआ, आज भी कुछ खास बिक्री नहीं हुई क्या उषा? न जाने क्या हो रहा है जी, आजकल लोग वड़ा पाव नहीं खाते। माँ, आजकल लोग मैगी, फ्रैंकी, बर्गर, पिज्जा ये सब खाते हैं। अगर यूं ही चलता रहा तो हमारी गुजर बसर कैसे होगी? कुछ न कुछ तो जरूर होगा, तुम फिक्र मत करो। माँ, तुम कुछ और चीज क्यों नहीं बेचती, जैसे बर्गर या पिज्जा? मुझे वो सब बनाना नहीं आता है, मुझे तो सिर्फ वड़ा पाव बनाना ही आता है। तो हमें वड़ा पाव में ही कुछ नया सोचना होगा। उषा परेशान थी क्योंकि दिन ब दिन उसकी आमदनी घटती जा रही थी। अगली सुबह उषा सुबह जल्दी घर से निकली। वड़ा पाव, गर्मा गर्म वड़ा पाव। वो काफी देर तक चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी उसके वड़ा पाव के ठेले पर नहीं आया। आज इतनी भीड़ है पर कोई भी ग्राहक मेरे ठेले पर नहीं आया। उषा और जोर जोर से चीखने लगी, वड़ा पाव, गर्मा गर्म वड़ा पाव। उषा की आवाज सुनकर उसका पुराना ग्राहक उसके नजदीक आया। कितने वड़ा पाव चाहिए संजय? एक वड़ा पाव देना चाची जी। आप कब से इतनी आवाज लगा रही हैं? कोई वड़ा पाव खाने आ ही नहीं रहा है, इसलिए मैं आ गया। लगता है अब आपको वड़ा पाव कुछ नया ढंग से बनाना होगा, एकदम नया वड़ा पाव, जैसे रंगीन वड़ा पाव। हाँ। पर क्या ऐसा रंग बिरंगे वड़ा पाव बिकते हैं? हाँ, जरूर बिकेंगे। आजकल के लोगों को अजीब और अलग चीजें ही पसंद आती हैं। तो ठीक है, हम कोशिश करते हैं। ठेला बंद करने के बाद उषा ने बाजार से फूड कलर ले लिया। शाम को जब वो घर पहुंची। अच्छा, आज कारोबार कैसा था? धंधा तो पहले ही जैसा था, लेकिन आज हमें एक नया आइडिया मिला है। हमारा जो पुराना ग्राहक है ना संजय, उसने दिया है। कैसा आइडिया? रंगीन वड़ा पाव का। रंगीन वड़ा पाव? जी हाँ, और इसीलिए हम आते आते फूड कलर ले आए। आज हम बना कर देखेंगे कि रंगीन वड़ा पाव कैसा होता है। और फिर उषा ने रंगीन वड़ा पाव बनाना शुरू किया। उसने हमेशा की तरह वड़े का बेसन साना और फिर उसे अलग अलग बर्तनों में डालकर उसमें अलग अलग फूड कलर डाले और फिर आलू की सब्जी को रंगीन बेसन से रंग कर उसने तेल में छाना। देखने में तो खूबसूरत है, बिल्कुल रंग बिरंगा। उषा और राघव ने रंगीन वड़े चखे। वैसे बढ़िया है। माँ, मुझे भी दो। मानिक ने नीले रंग का वड़ा खाया और उसे पसंद आया। तीनों को रंगीन वड़े मजेदार लग रहे थे। अगली सुबह उषा ने अपना ठेला लगाया और रंगीन वड़े फरोख्त करने लगी। गर्मा गर्म वड़ा पाव, लाल नीले हरे वड़े, रंगीन वड़ा पाव, रंग बिरंगा वड़ा पाव। रंग बिरंगे वड़े देखकर ग्राहक उसके ठेले की तरफ खींचे चले आए। मुझे एक नीला वड़ा पाव दीजिए चाची जान। उषा ने उस लड़की को नीले रंग का वड़ा पाव दिया, जो उसे बेहद मजेदार लगा। और उसके बाद संजय वहाँ आया। अरे सच में आपने तो रंगीन वड़े बना दिए? हाँ, आपने ही तो आइडिया दिया था और देखिए सबको बहुत पसंद आ रहा है। तो इसी बात पर मेरे लिए भी एक रंगीन वड़ा पाव बनाइए। और फिर उषा ने संजय को एक हरा और एक गुलाबी वड़ा पाव दिया। संजय रंगीन वड़ा पाव देखकर खुश था। वाह, सही में लाजवाब है। सोचा नहीं था कि मैं कभी ऐसा रंगीन वड़ा पाव भी खाऊंगा। संजय ने वड़ा पाव खाया। उसके बाद और ग्राहक भी आए। बहन जी, मुझे एक लाल वड़ा पाव देना। हाँ, मुझे भी। उषा रंग बिरंगे बड़े बनाने लगी और ग्राहक खाते गए। उषा बीच बीच में आवाज लगाती, जिससे लोगों का ध्यान उसकी तरफ खींचता गया। गर्मा गर्म वड़ा पाव, लाल नीले हरे वड़े, गर्मा गर्म वड़ा पाव, गर्मा गर्म वड़ा पाव। एक के बाद एक ग्राहक आते जा रहे थे। कुछ ही वक्त में उषा के सारे वड़े पाव खत्म हो गए और आज उसकी कमाई भी बहुत अच्छी हुई थी। वो खुशी खुशी घर वापस आई। आज बेहद अच्छा काम हुआ, सारे वड़े बिक गए। भाई वाह, क्या बात है। कल से हमें और वड़े बनाने होंगे। ग्राहकों को रंगीन वड़े पाव बहुत पसंद आए।
ये तो बढ़िया है। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ, हम बहुत खुश हैं। अगले दिन भी वही हुआ। उषा की आवाज लगाते ही ग्राहक रंगीन वड़ा पाव खाने चले आए और आज बस 2 घंटे में ही उषा के सारे रंगीन वड़े खत्म हो गए। रंगीन वड़ा पाव मशहूर हो चुका था और उषा बेहद तरक्की करने लगी थी। अब उसका खानदान बेहद मुतमईन था। उषा बड़े अस्पताल में राघव का इलाज करा रही थी। अब वो ठेले की बजाय एक दुकान में रंगीन वड़ा पाव बेचा करती थी। रोज उषा की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती। उसके पास में डोसा सेंटर था मोहन का। इसके ग्राहक उषा के रंगीन वड़ा पाव की दुकान में जाने लगे। अरे ना जाने इस रंगीन वड़ा पाव वाले ने लोगों पर क्या जादू कर दिया है। मेरे तो सारे खरीदार भाग गए। मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा। उस दिन जब उषा काम में मसरूफ थी तो मोहन ने उषा के लाल बेसन में मिर्ची मिला दी। अभी देखता हूँ लोग तेरा रंगीन वड़ा पाव कैसे पसंद करते हैं। और फिर मोहन अपनी दुकान में वापस चला गया। उषा इस बात से अनजान थी। उसने हमेशा की तरह वड़े बनाना शुरू किया और अपने ग्राहकों को दिया। वाह दीदी वाह, ये तो बहुत अलग है। मस्त, तीखा, लाल, लाजवाब है, एकदम लजीज है। ये सुनकर उषा ने अपने वड़े का आटा चखा। वो समझ चुकी थी कि लाल रंग में मिर्ची मिली है। जरूर किसी ने मिर्ची पाउडर बेसन में डाला है। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरे ग्राहकों को ये पसंद आ गया। वड़ा पाव, तीखा लाल वड़ा पाव। और फिर उषा के दुकान के बाहर भीड़ लग गई। सभी को नया लाल तीखा वड़ा पाव बेहद पसंद आया। अरे रे, ये मैंने क्या कर दिया मोहन। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। उषा का तीखा लाल वड़ा पाव भी बिक रहा था। ये देखकर मोहन को बेहद गुस्सा आया। उषा का अच्छा वक्त चल रहा था, इसलिए उसका बुरा चाहते हुए भी उसका अच्छा हो रहा था। एक कस्बा था पर लक्ष्मण अपनी बेटी रीमा के साथ रहता था। रीमा की अम्मी बचपन से ही गुजर जाने की वजह से लक्ष्मण ने रीमा का ख्याल रखने के लिए शिल्पा से दूसरी शादी कर ली। शिल्पा के घर आने से लक्ष्मण बेहद खुश था। उसे लगा कि रीमा को अम्मी का प्यार मिल जाएगा, लेकिन सब कुछ इसका उल्टा हुआ। शिल्पा रीमा से घर का सारा काम करवाने लगी। बर्तन, कपड़े, यहाँ तक कि अपने पैर और हाथ भी दबवाती। अपनी सेवा करवाने में कोई कसर नहीं रखती। वो सारा काम रीमा से ही करवाती। वो लक्ष्मण को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था। अभी तक सो रही है? उठ जा, कितना सारा काम पड़ा है। दिन भर घर पर बोझ बनकर बैठती है और काम तो तिनके भर का भी नहीं करती है। सुबह सुबह आप मुझे कुछ मत बोलिए। दिन भर अगर मैं खाली बैठती हूँ तो ये सारा काम कौन करता है? जबान चलाने में तो कोई तुमसे जीत ही नहीं सकता। आने दो तुम्हारे अब्बू को, उन्हें ये सारी बातें बताती हूँ मैं। बताओ बताओ, मैं क्या उनसे डरने वाली हूँ क्या? मैं भी सीधे मुंह कहूँगी, मैं किसी से कम थोड़ी हूँ। पहले आने तो दे, उसके बाद देखना। मैं भी तुम्हारी ऊँची शिकायत कर दूंगी कि दिन भर मोबाइल चलाती रहती हो। ना किसी काम की ना काज की। सहन करने की भी कोई हद होती है, लेकिन दिन भर आराम करती रहती हो। आने दो अब्बू को। शाम के वक्त लक्ष्मण मायूस होकर घर आया। शिल्पा ने कहा, क्या हुआ? आप तो मायूस लग रहे हैं। कुछ बात हो गई क्या? या किसी ने कुछ कह दिया आपको? रीमा, जाकर पानी और कुछ खाने को लेकर आओ। अरे क्या बताऊं भाग्यवान, किसी ने कुछ कहा तो नहीं, पर मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। हमारी पूरी कंपनी बंद हो रही है। कंपनी के नुकसान में जाने की वजह से हमारे मालिक को बहुत नुकसान हो रहा है। इसीलिए उन्होंने कई पुराने और नए नौकरों को काम से निकाल दिया है। ये कैसी बात हुई? आप तो कितने सालों से वहाँ काम कर रहे हैं। अगर काम छूट जाएगा तो हम खाएंगे क्या? हे मालिक। हमारी बेटी अब बड़ी हो रही है। कुछ पैसे रीमा की शादी के लिए भी बचाए थे। इसी का इस्तेमाल करके कुछ धंधा खोलना होगा। अब्बू, क्यों ना हम वड़ा पाव का धंधा खोलें? ये वड़ा पाव का धंधा चल जाएगा। मैंने देखा है,
वड़ा पाव का धंधा बहुत सस्ता और अच्छा होता है और लोगों का कम पैसों में ही पेट भर जाता है और सस्ते होने की वजह से लोग इसे दिन में कई बार खा सकते हैं। धंधे से क्या होगा, आप कोई काम ही ढूंढ लीजिए। बड़ी आई वड़ा पाव का धंधा करने वाली, जाकर अपना काम करना। नहीं, रीमा सही कह रही है, वड़ा पाव का व्यापार जोरों से चलेगा। मैं अभी इसकी कोई तरकीब निकालता हूँ। जी अब्बू, इस धंधे में आपकी मदद कोई करे या ना करे, पर मैं जरूर करूँगी। कोई करे या ना करे, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं भी अपने शौहर का काम में हाथ बटाऊंगी। वो तो मुझे पता है कि आप हाथ कैसे बटाने वाली हैं। सारे काम मुझसे ही करवाएंगी, सब जानती हूँ मैं। रीमा की बातें सुनकर लक्ष्मण वड़ा पाव का धंधा शुरू कर देता है। यहाँ भी शिल्पा सारा काम रीमा से ही करवाती है। लोगों को वड़ा पाव देने से लेकर बड़े बड़े बर्तन साफ करवाने तक का काम रीमा ही करती है। शिल्पा तो बस एक बेगम की तरह वहाँ बैठी रहती थी। पूरे 1 महीने बीत चुके थे। लक्ष्मण बस चाहता था कि रीमा का स्कूल में दाखिला करा दे। तब शिल्पा ने कहा, नहीं, स्कूल कुछ नहीं, हमें एक और वड़ा पाव का धंधा शुरू कर देना चाहिए। रीमा अगले साल भी तो पढ़ सकती है। हाँ, और आपको नहीं लगता आप उस पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं? अगर हमारा बच्चा होता तो क्या आप उस पर भी इतना ध्यान देते? अरे मुझे पता है कि सारा का सारा काम वही दुकान पर करती है। तुम उससे सारे काम करवाती हो और पूरे दुकान की लक्ष्मी वही तो है। अगर वही सब करती है तो फिर मैं क्या करती हूँ? आपके लिए मैं बोझ हूँ ना? दुकान मेरी ही है, मैंने ही इतने काम करके उसे सफल किया है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये वाली वड़ा पाव की दुकान आप मुझे दे दीजिए और फिर तय कर लीजिए कि आप अपनी बेटी के साथ रहेंगे या मेरे साथ। शिल्पा और लक्ष्मण का बहुत बड़ा बहस हो जाता है। लक्ष्मण अपनी बेटी रीमा के साथ रहने लगता है। शिल्पा अपने भाई को अपने मायके से बुलाकर अपने परिवार से अलग होकर वड़ा पाव बेचने लगती है। लेकिन वो दुकान तो रीमा की वजह से चलती थी और इस वजह से शिल्पा की दुकान में कुछ ही ग्राहक आते, लेकिन लक्ष्मण और रीमा अकेले हो गए थे और लक्ष्मण के पास कोई और दूसरा काम भी नहीं था। बेटा, मैं फिर से उसी जगह आ गया जहाँ कुछ महीने पहले था। अब फिर से काम की तलाश पर निकलना होगा। शिल्पा ने हमसे हमारी दुकान हथिया ली। अपने भाई को बुलाकर उसने उसके साथ धंधा करके उसने हमें अकेला कर दिया। बेटा, आप चिंता मत कीजिए अब्बू, क्यों ना हम उल्टा वड़ा पाव बेचे नई दुकान खोलकर। उल्टा वड़ा पाव? उल्टा वड़ा पाव ये कैसे बनता है? ये नए प्रकार का वड़ा पाव है जिसमें पाव के अंदर आलू की स्टफिंग की जाती है और फिर उसे बेसन में लपेटकर तला जाता है। एक बार मैंने ये बात अम्मी से भी कही थी, लेकिन उन्होंने मुझे ये करने से मना कर दिया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम अपनी दुकान पर ये बेचें। मुझे तुम पर यकीन है। मैं अभी इसी चीज का बंदोबस्त करके कल सुबह से इस चीज को शुरू करता हूँ। तो मैं भी इस चीज के लिए आपकी मदद करना शुरू कर देती हूँ। बहुत मजा आएगा। हमारा धंधा बहुत अच्छा और बहुत बड़ा होगा। और क्या था, लोगों ने उल्टा वड़ा पाव के बारे में सुना ही नहीं था। जैसे ही उन्हें पता चला कि रीमा ने उल्टा वड़ा पाव का ठेला शुरू किया है, सारे के सारे रीमा के यहाँ पर आया करते थे उल्टा वड़ा पाव खाने के लिए। दुकान पहले ही दिन से बहुत अच्छी चलने लगी और शिल्पा के वड़ा पाव की दुकान से कोई भी वड़ा पाव नहीं लेता था। अरे रीमा बिटिया, हमें भी उल्टा वड़ा पाव का स्वाद चखाओ। अरे हम भी तो खाकर देखें जरा। जी काका, अभी लाई। उनकी दुकान तो खूब चल रही है और अगर हमारी दुकान ऐसी चलती रही तो मुझे घर जाना होगा। यहाँ मच्छर मारने से अच्छा है कि मैं घर चला जाऊँ। लेकिन तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो? क्या ये है तुम्हारे बड़े भाई होने का फर्ज? शिल्पा का धंधा न चलने की वजह से उसका भाई अपने घर चले जाता है और शिल्पा अकेली पड़ जाती है। ना धंधा रहा, ना ही घर और ना ही भाई ने मदद की। दूसरी तरफ रीमा अच्छे स्कूल में जाने लगी। उसका उल्टा वड़ा पाव का धंधा खूब चलने लगा। लोग दूर दूर से आते थे उसका उल्टा वड़ा पाव का आनंद लेने के लिए। अब्बू, अम्मी अब अकेली हो गई है। उन्हें अब उनकी गलती का एहसास भी हो गया होगा, तो क्यों ना हम उन्हें वापस बुला लें?
इससे हमारा परिवार फिर से एक हो जाएगा। रीमा की बात सुनकर लक्ष्मण ने शिल्पा को माफ कर दिया और उसे घर बुला लिया। मेरी प्यारी गुड़िया, मैंने तुझे हमेशा डांटा, काम करवाया, लेकिन तुमने मुझसे इतना प्यार किया। मैं हमेशा इस बात के लिए शर्मिंदा रहूंगी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। हमारे घर की असली लक्ष्मी तो तुम ही हो। आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आखिर हूँ तो मैं आपकी बेटी ही ना। बस अब आप एक शर्त लगाइए कि आप उल्टा वड़ा पाव मुझसे ज्यादा खाकर दिखाएंगी। मैं कोशिश करूंगी कि तुमसे ज्यादा उल्टा वड़ा पाव खा सकूं। अब देखिएगा आप, हम माँ बेटी मिलकर ऐसा धंधा करेंगे कि पूरे शहर में ऐसा धंधा किसी का ना हुआ होगा। अब इसके लिए मैं भी तैयार हूँ। मेरी बेटी, अब से मैं तुम्हें बस तोहफे ही दूंगी, काम काज से बिल्कुल दूर रखूंगी। लक्ष्मण का उल्टा वड़ा पाव का धंधा खूब अच्छे से चलने लगा और उनका पूरा परिवार हंसी खुशी से रहने लगा। रेखा अपनी बेटी सान्वी के साथ एक छोटे से मकान में रहा करती थी। उसके शौहर का हाल ही में हादसा हो गया था, जिसकी वजह से उसका इंतकाल हो गया। रेखा का तन्हा सान्वी को लेकर जिंदगी बसर करना बेहद मुश्किल हो रहा था। एक रोज रेखा बीमार हो गई तो उसकी बेटी सान्वी ने बाहर जाकर काम करने का सोचा। मेरी अम्मी इतनी बीमार है और घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, मैं ही काम की तलाश करती हूँ। सान्वी काम की तलाश करते करते एक रेस्टोरेंट में काम करने लग जाती है, जहाँ पर उसे लोगों को खाना खिलाना होता है। एक रोज की बात है। ये खाना टेबल नंबर 21 पर पहुँचा के आ। ठीक है साहब, मैं अभी पहुँचा कर आती हूँ। सान्वी जैसे ही खाने की प्लेट उठाकर 21 नंबर पर पहुँचती है तो वो किसी चीज से टकराकर गिर जाती है और उसके हाथ से प्लेट गिर जाती है, जिससे रघु को बेहद गुस्सा आता है। देख कर नहीं चलती, खाने की एक पूरी प्लेट खराब करके रखती। काम धाम तो तुझसे होता नहीं और काम बिगाड़ती है। इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। एक काम कर, तू अब तक के सारे पैसे ले और अपना काम कहीं और देख ले। मैं तुझे काम पर नहीं रख सकता, रोज रोज प्लेट गिरा देती है। नहीं नहीं साहब, मुझे मत निकालिए। मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उनके लिए खाना लेकर जाना है। मैं आगे से ख्याल रखूंगी। नहीं नहीं, तुम ये पैसे लो और चलती बनो यहाँ से। मुझे अपना धंधा और चौपट नहीं करवाना। रघु कुछ पैसे देता है और धक्के मारकर उसे निकाल देता है। सान्वी रोती हुई वहाँ से निकल जाती है। इतनी मुश्किल से तो अम्मी की दवाई के लिए काम मिला था, अब वो भी हाथ से निकल गया। अब मैं अम्मी की दवाई कहाँ से लाऊंगी और घर कैसे चलेगा? धूप तो बहुत तेज हो रही है, अब करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो ऐसा सोचते हुए जा रही होती है। रास्ते में उसे एक भिखारी मिलता है, जिसके पैर में चोट लगी होती है। वो लंगड़ा कर चल रहा होता है और सान्वी को देखकर उसे रोकता है। बेटा रुको। बोलिए बाबा, मैं भला आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं तो खुद ही परेशान हूँ। बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पैर में चोट लग गई है, जिसकी वजह से इलाज के लिए भटक रहा हूँ। मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर कुछ पैसे हैं तो वो मुझे लाकर दे दो। मेरे पास कुछ और तो है नहीं बाबा, ये कुछ पैसे मिले हैं। घर के खाने के लिए कुछ ले जा रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। देखो ना कितना खून बह रहा है। ये लो पैसे और अपने पैर के जख्म पर मलहम लगा लीजिए। सान्वी रघु से मिले सारे पैसे भिखारी को दे देती है, जिससे वो भिखारी बेहद खुश होता है और उसे बहुत दुआएं देता है। बेटा तुमने अपने सारे पैसे मुझे दे दिए जो तुम खाने के लिए ले जाने वाली थी। बहुत नेक लड़की हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास एक टिफिन है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। बाबा, मैं इस टिफिन का क्या करूँगी भला? अगर खाने के लिए ही नहीं है तो मैं इसमें रखूंगी क्या? बेटा ये तो तुम्हें घर जाकर ही इल्म होगा। तुम मेरे कहने से ये टिफिन रख लो और घर जाकर उसे खोलना। सान्वी उस भिखारी से टिफिन ले लेती है और अपने घर की जानिब चल पड़ती है। घर जाकर टिफिन खोलकर देखती है तो उसमें एक वड़ा पाव रखा होता है। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है कि चलो कुछ तो खाने को मिला। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, इस टिफिन में मुझे एक वड़ा पाव मिला। मेरे खाने की परेशानी दूर हो गई। एक वड़ा पाव मिला है, चलो इसमें आधा मैं अम्मी के लिए रख देती हूँ और आधा मैं खुद खा लेती हूँ।
सानवी जैसे ही उस टिफिन को दोबारा खोलती है, उसमें एक और वड़ा पाव दिखता है। अरे ये क्या? इसमें से तो अभी मैंने वड़ा पाव निकाला था, फिर इसमें दोबारा कहाँ से आ गया? शायद टिफिन में 2 वड़ा पाव होंगे जो मैंने देखा ही नहीं। सानवी दोबारा से उस टिफिन को खोलकर देखती है। उस टिफिन में फिर वड़ा पाव होता है। सानवी वड़ा पाव देखकर हैरत में पड़ जाती है और अपनी अम्मी को सारी हकीकत बताती है। अम्मी देखो, मैं जितनी बार इस टिफिन को खोल रही हूँ, मुझे इसके अंदर से एक वड़ा पाव मिल रहा है। ये कैसे हो रहा है? अरे वाकई सानवी, ये वड़ा पाव तो जादुई लगता है। जिसको जितना खर्च करो ये उतना और बढ़ जाता है। सानवी और रेखा बेहद खुश होते हैं और जी भर के वड़ा पाव खाते हैं। सानवी, हमें बहुत अच्छी चीज मिली है। ये वड़ा पाव कभी खत्म नहीं होने वाला। क्यों ना हम ये वड़ा पाव फरोख्त करना शुरू कर दें, जिससे हमारे बाकी के जरूरियात भी पूरे हो जाएंगे। हाँ अम्मी, आप सही फरमा रही हैं। इतने सारे वड़ा पाव का हम क्या करेंगे? क्यों ना हम उन्हें बाकी लोगों को बांटना शुरू कर दें। अब रेखा और सानवी वो जादुई वड़ा पाव से गरीब लोगों की मदद करते हैं और उन्होंने उस वड़ा पाव की दुकान भी लगाना शुरू कर दिया है। वो उससे आने वाले पैसों से अपने घर की जरूरियात भी पूरी करते हैं और दूसरों की मदद भी किया करते हैं। देखो ना सानवी, हमारे दिन फिर बदल गए। इन वड़ा पाव से तो हमें बरकत ही बरकत हो रही है। आज हमारे पास बड़ा घर है, गाड़ी है, हम आलीशान घर में रहते हैं। अब हमें कोई तकलीफ नहीं है। तभी एक शख्स वहाँ भागा भागा आता है और सानवी उससे पूछती है, इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? क्या हुआ? अरे कस्बे के पास जो बांध है वो टूटने वाला है। पूरा कस्बा खाली करने का हुक्म आया है। अगर वो बांध टूट गया तो पूरा कस्बा का कस्बा उस बांध के पानी में बह जाएगा। भागो भागो सानवी, तुम भी अपनी जान बचाकर भागो। अरे ये तो बड़ी मुसीबत वाली बात हो गई। कस्बा खतरे में है। चलो सानवी, हम भी पास के कस्बे में चलते हैं। नहीं अम्मी, आप रुको। उस बांध को ये वड़ा पाव ठीक कर सकता है। मुझे इस पर पूरा यकीन है। इसने हमारे सारे मुसीबत ठीक कर दिए, तो अब ये मुसीबत भी जरूर ठीक कर देगा। सानवी उस जादुई वड़ा पाव को बांध के पास ले जाती है और उससे कहती है, जादुई वड़ा पाव, तुमने हमेशा हमारी मदद की है। अब इस कस्बे को तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम इस बांध को टूटने मत देना। कुछ भी करो, इस पानी का रुख इस कस्बे की तरफ ना हो पाए। जाओ वड़ा पाव। वड़ा पाव उड़ता हुआ उस बांध की जानिब जाता है और अपना साइज बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से बांध टूटने से बच जाता है और पानी का बहाव कस्बे की तरफ न आकर वहीं के वहीं रुक जाता है। ये सब कस्बे वाले देखते हैं तो सब सानवी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उसे मुबारकबाद देते हैं। सानवी, तुमने वाकई कमाल का काम किया है। तुमने कस्बे को बहने से बचा लिया। हम सबको तुम पर फक्र है। सभी कस्बे वाले सानवी के लिए खुशी से तालियां बजाते हैं। अब सानवी और रेखा उस जादुई वड़ा पाव के जरिए सबकी मदद करते हुए अपनी जिंदगी बसर करते हैं। रेखा अपनी बेटी सानवी के साथ एक छोटे से मकान में रहा करती थी। उसके शौहर का हाल ही में हादसा हो गया था, जिसकी वजह से उसका इंतकाल हो गया। रेखा का तन्हा सानवी को लेकर जिंदगी बसर करना बेहद मुश्किल हो रहा था। एक रोज रेखा बीमार हो गई तो उसकी बेटी सानवी ने बाहर जाकर काम करने का सोचा। मेरी अम्मी इतनी बीमार है और घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मैं ही काम की तलाश करती हूँ। सानवी काम की तलाश करते करते एक रेस्टोरेंट में काम करने लग जाती है, जहाँ पर उसे लोगों को खाना खिलाना होता है। एक रोज की बात है। ये खाना टेबल नंबर 21 पर पहुँचा क्या? ठीक है साहब, मैं अभी पहुँचा कर आती हूँ। सानवी जैसे ही खाने की प्लेट उठाकर 21 नंबर पर पहुंचती है तो वो किसी चीज से टकराकर गिर जाती है और उसके हाथ से प्लेट गिर जाती है, जिससे रघु को बेहद गुस्सा आता है। देखकर नहीं चलती, खाने की एक पूरी प्लेट खराब करके रखती। काम धाम तो तुझसे होता नहीं और काम बिगाड़ती है। इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। एक काम कर, तू अब तक के सारे पैसे ले और अपना काम कहीं और देख ले। मैं तुझे काम पर नहीं रख सकता। रोज रोज प्लेट गिरा देती है। नहीं नहीं साहब, मुझे मत निकालिए। मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे उनके लिए खाना लेकर जाना है। मैं आगे से ख्याल रखूंगी। नहीं नहीं, तुम ये पैसे लो और चलती बनो यहाँ से। मुझे अपना धंधा और चौपट नहीं करवाना। रघु कुछ पैसे देता है और धक्के मारकर उसे निकाल देता है। सानवी रोती हुई वहाँ से निकल जाती है।
इतनी मुश्किल से तो अम्मी की दवाई के लिए काम मिला था, अब वो भी हाथ से निकल गया। अब मैं अम्मी की दवाई कहाँ से लाऊंगी और घर कैसे चलेगा? धूप तो बहुत तेज हो रही है। अब करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो ऐसा सोचते हुए जा रही होती है। रास्ते में उसे एक भिखारी मिलता है जिसके पैर में चोट लगी होती है। वो लंगड़ा कर चल रहा होता है और शानवी को देखकर उसे रोकता है। बेटा रुको। बोलिए बाबा, मैं भला आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं तो खुद ही परेशान हूँ। बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पैर में चोट लग गई है जिसकी वजह से इलाज के लिए भटक रहा हूँ। मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर कुछ पैसे हैं तो वो मुझे लाकर दे दो। मेरे पास कुछ और तो है नहीं बाबा, ये कुछ पैसे मिले हैं। घर के खाने के लिए कुछ ले जा रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। देखो ना कितना खून बह रहा है। ये लो पैसे और अपने पैर के जख्म पर मलहम लगा लीजिए। सानवी रघु से मिले सारे पैसे भिखारी को दे देती है, जिससे वो भिखारी बेहद खुश होता है और उसे बहुत दुआएं देता है। बेटा तुमने अपने सारे पैसे मुझे दे दिए जो तुम खाने के लिए ले जाने वाली थी। बहुत नेक लड़की हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास एक टिफिन है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। बाबा, मैं इस टिफिन का क्या करूँगी भला? अगर खाने के लिए ही नहीं है तो मैं इसमें रखूंगी क्या? बेटा ये तो तुम्हें घर जाकर ही इल्म होगा। तुम मेरे कहने से ये टिफिन रख लो और घर जाकर उसे खोलना। सानवी उस भिखारी से टिफिन ले लेती है और अपने घर की जानिब चल पड़ती है। घर जाकर टिफिन खोलकर देखती है तो उसमें एक वड़ा पाव रखा होता है। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है कि चलो कुछ तो खाने को मिला। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, इस टिफिन में मुझे एक वड़ा पाव मिला। मेरे खाने की परेशानी दूर हो गई। एक वड़ा पाव मिला है, चलो इसमें आधा मैं अम्मी के लिए रख देती हूँ और आधा मैं खुद खा लेती हूँ। सानवी जैसे ही उस टिफिन को दोबारा खोलती है, उसमें एक और वड़ा पाव दिखता है। अरे ये क्या? इसमें से तो अभी मैंने वड़ा पाव निकाला था, फिर इसमें दोबारा कहाँ से आ गया? शायद टिफिन में 2 वड़ा पाव होंगे जो मैंने देखा ही नहीं। सानवी दोबारा से उस टिफिन को खोलकर देखती है। उस टिफिन में फिर वड़ा पाव होता है। सानवी वड़ा पाव देखकर हैरत में पड़ जाती है और अपनी अम्मी को सारी हकीकत बताती है। अम्मी देखो, मैं जितनी बार इस टिफिन को खोल रही हूँ मुझे इसके अंदर से एक वड़ा पाव मिल रहा है। ये कैसे हो रहा है? अरे वाकई सानवी, ये वड़ा पाव तो जादू ही लगता है। जिसको जितना खर्च करो ये उतना और बढ़ जाता है। सानवी और रेखा बेहद खुश होते हैं और जी भर के वड़ा पाव खाते हैं। सानवी, हमें बहुत अच्छी चीज मिली है। ये वड़ा पाव कभी खत्म नहीं होने वाला। क्यों ना हम ये वड़ा पाव फरोख्त करना शुरू कर दें, जिससे हमारे बाकी के जरूरियात भी पूरे हो जाएंगे। हाँ अम्मी, आप सही फरमा रही हैं। इतने सारे वड़ा पाव का हम क्या करेंगे? क्यों ना हम उन्हें बाकी लोगों को बांटना शुरू कर दें। अब रेखा और सानवी वो जादुई वड़ा पाव से गरीब लोगों की मदद करते हैं और उन्होंने उस वड़ा पाव की दुकान भी लगाना शुरू कर दिया है। वो उससे आने वाले पैसों से अपने घर की जरूरियात भी पूरी करते हैं और दूसरों की मदद भी किया करते हैं। देखो ना सानवी, हमारे दिन फिर बदल गए। इन वड़ा पाव से तो हमें बरकत ही बरकत हो रही है। आज हमारे पास बड़ा घर है, गाड़ी है, हम आलीशान घर में रहते हैं। अब हमें कोई तकलीफ नहीं है। तभी एक शख्स वहाँ भागा भागा आता है और सानवी उससे पूछती है, इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? क्या हुआ? अरे कस्बे के पास जो बांध है वो टूटने वाला है। पूरा कस्बा खाली करने का हुक्म आया है। अगर वो बांध टूट गया तो पूरा कस्बा का कस्बा उस बांध के पानी में बह जाएगा। भागो भागो सानवी, तुम भी अपनी जान बचाकर भागो। अरे ये तो बड़ी मुसीबत वाली बात हो गई। कस्बा खतरे में है। चलो सानवी, हम भी पास के कस्बे में चलते हैं। नहीं अम्मी, आप रुको। उस बांध को ये वड़ा पाव ठीक कर सकता है। मुझे इस पर पूरा यकीन है। इसने हमारे सारे मुसीबत ठीक कर दिए तो अब ये मुसीबत भी जरूर ठीक कर देगा। सानवी उस जादुई वड़ा पाव को बांध के पास ले जाती है और उससे कहती है, जादुई वड़ा पाव, तुमने हमेशा हमारी मदद की है। अब इस कस्बे को तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम इस बांध को टूटने मत देना। कुछ भी करो, इस पानी का रुख इस कस्बे की तरफ ना हो पाए। जाओ वड़ा पाव। वड़ा पाव उड़ता हुआ उस बांध की जानिब जाता है और अपना साइज बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से बांध टूटने से बच जाता है और पानी का बहाव कस्बे की तरफ न आकर
वहीं के वहीं रुक जाता है। ये सब कस्बे वाले देखते हैं तो सब सानवी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उसे मुबारकबाद देते हैं। सानवी, तुमने वाकई कमाल का काम किया है। तुमने कस्बे को बहने से बचा लिया। हम सबको तुम पर फक्र है। सभी कस्बे वाले सानवी के लिए खुशी से तालियां बजाते हैं। अब सानवी और रेखा उस जादुई वड़ा पाव के जरिए सबकी मदद करते हुए अपनी जिंदगी बसर करते हैं।